वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट और बीएससी बीएड फर्स्ट। सब्जेक्ट है आपका जूलॉजी। ये आपका पार्ट नंबर रहेगा पार्ट 18 और बुक चल रही है आपकी सेल बायोलॉजी। स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं गोल्जी बॉडी के बारे में, गोल्जी बॉडीज़ के बारे में। हम इससे पिछली क्लास में गोल्जी बॉडीज़ की स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन कर लिया है, गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया है। आज हम गोल्जी बॉडी के अंदर क्या क्या केमिकल कंपोजिशन पाए जाते हैं उसकी स्टडी करने वाले हैं। तो हमारी हेडिंग रहेगी आज की केमिकल कंपोजिशन इन गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडी के अंदर पाए जाने वाली केमिकल है कंपोजिशन। ठीक है, गोल्जी बॉडी में कौन कौन सी केमिकल कंपोजिशन पाई जाती है उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या कहता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिस प्रकार की बनी होती है उसी प्रकार की झिल्ली समान स्ट्रक्चर कोशिका में पाए जाने वाले अन्य कोशिकांग में भी पाई जाती है। अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हमने देखा था ये किसकी बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपकी प्रोटीन होती है, प्रोटीन और लिपिड और कुछ मात्रा में क्या था, कार्बोहाइड्रेट। तो इसी के आधार पर इसकी झिल्ली भी, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की झिल्ली, इसमें क्या पाया जाएगा, इसमें भी पाई जाएगी प्रोटीन जो पाई जाती है सबसे ज़्यादा मात्रा में। उसी प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में थी वो 60% होती है और आपकी लिपिड इसमें होती है 40% के आसपास और कुछ मात्रा में क्या पाई जाती है, इसमें कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट थोड़ी मात्रा में पाई जाती है और इसके अलावा इसकी झिल्ली में क्या पाए जाते हैं, बहुत से एंजाइम पाए जाते हैं। यानी कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो संरचना बनी होती है, केमिकल कंपोजिशन होता है, उसमें प्रोटीन 60% होती है, लिपिड होती है 40% और कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और बहुत से क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे पहले हम एंजाइम की बात करते हैं। तो देखिए जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में एंजाइम है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थायमीन पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम। ये जो एंजाइम होता है, ये इस एंजाइम की जो एक्टिविटीज़ है यानी कि सक्रियता है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यानी कि ये जो आपका थायमीन पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम है ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स में क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अर्थात जो ये आपका थायमीन पायरोफॉस्फेट एंजाइम है, इस एंजाइम को हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मार्कर एंजाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मार्कर एंजाइम भी कहते हैं। यानी कि थायमीन पायरोफॉस्फेट जो एंजाइम है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इस एंजाइम को हम क्या कहते हैं, मार्कर एंजाइम भी कहा जाता है। इसके अलावा जो एंजाइम पाए जाते हैं वो देखिए कौन कौन से हैं। एक हुआ आपका
ग्लाइकोज ट्रांसफेरेज एंजाइम, ग्लाइकोज ट्रांसफेरेज एंजाइम भी इसके अंदर पाया जाता है। और एक आपका 5 न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम, 5 न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम। 5 न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम, ये एंजाइम आपको कहाँ मिलेगा? लाइसोसोम में पाया जाता है। ये एंजाइम कहाँ मिलता है आपको? लाइसोसोम में मिलता है। लेकिन यह ही एंजाइम 5 न्यूक्लियोटाइडेज किस में पाया जाता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है। इसलिए 5 न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम को हम एक बार दिमाग में रखेंगे। 5 न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम को हम क्या रखते हैं? एक बार दिमाग में रखते हैं, क्योंकि ये एंजाइम गोल्जी कॉम्प्लेक्स में तो पाया जाता है। इसके अलावा आपको लाइसोसोम में भी ये एंजाइम मिलता है। ठीक है। अब इसके अलावा देखिए, इसके अलावा जो इसमें एंजाइम पाए जाते हैं वो आपका पाया जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ये एंजाइम भी जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है। एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है। एक एंजाइम है आपका एसिड फॉस्फेटेज, एसिड फॉस्फेटेज। ये सभी एंजाइम गोल्जी कॉम्प्लेक्स में पाए जाते हैं। ये सभी एंजाइम गोल्जी कॉम्प्लेक्स में पाए जाते हैं। सॉरी, एक ध्यान रखना, ये एंजाइम आपका 5 न्यूक्लियोटाइडेज तो पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एंजाइम है। और ये एसिड फॉस्फेटेज किसका है? ये है लाइसोसोम का। किसका है? लाइसोसोम का एंजाइम। तो ये दोनों एंजाइम हम ध्यान में रखेंगे। एक तो 5 न्यूक्लियोटाइड और एक है एसिड है फॉस्फेटेज, फॉस्फेटेज एंजाइम। यानी कि 5 न्यूक्लियोटाइड एंजाइम ये तो है ER का, और ये किस में पाया जाता है? लाइसोसोम में पाया जाता है। तो ये एंजाइम इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट रहते हैं। यानी केमिकल कंपोजिशन देखते हैं तो प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और क्या पाए जाते हैं? बहुत से मात्रा में इसमें क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये इसका केमिकल कंपोजिशन था। अब हम बात करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के कार्य की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फंक्शन यानी कि कार्य की बात करते हैं। फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडीज। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स कोशिका का एक अभिन्न कोशिकांग है। और जो भी कोशिकांग होते हैं वो सेल्स के अंदर किसी न किसी कार्य के लिए होते हैं। अर्थात इसी आधार पर ये जो गोल्जी बॉडीज होगा ये भी कोशिका के अंदर कोई ना कोई क्या करेगा? कार्य करेगा। यदि हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स के कार्य देखते हैं तो इसके बहुत से कार्य होते हैं और इन कार्यों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि ये क्या क्या कार्य करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो है आपकी, सबसे पहले बात करते हैं कि सिंथेसाइज ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, सिंथेसाइज ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन का संश्लेषण यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन का संश्लेषण। देखिए स्टूडेंट, इसमें जो शब्द आता है प्रोटीन, क्या शब्द आता है? प्रोटीन शब्द आता है। ये प्रोटीन शब्द का अर्थ क्या है? हमें पता है कि जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है या सिंथेसाइज होता है वो आपका किस में होता है? राइबोसोम में होता है। किस में होता है? राइबोसोम में होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये राइबोसोम ये है आपका, ये राइबोसोम है
इस राइबोसोम में किसका सिंथेसिस हुआ, यहाँ पर प्रोटीन है बनी। अब ये प्रोटीन कहाँ आ जाती है, ये प्रोटीन हम जानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आ जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये प्रोटीन कहाँ आ गई, यहाँ आ गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब इस प्रोटीन के साथ क्या हो जाता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ग्लाइको का अर्थ होता है, ग्लाइको का अर्थ होता है एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइको का अर्थ क्या होता है, एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए ये कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, ये कौन से प्रकार की ग्लूकोज है, इसके अंदर क्या हो जाता है, इसमें कुछ मात्रा में तो क्या जुड़ जाती है, ये जो आपकी मेनोज है, मेनोज क्या हो जाती है, इसके साथ संयोजित हो जाती है, और कुछ मात्रा में क्या संयोजित हो जाती है, यहाँ पर एन एसेटाइल ग्लूकोज एमीन, एन एसेटाइल ग्लूकोज एमीन, ये दोनों पदार्थ इसमें क्या हो जाते हैं, संयोजित हो जाते हैं। अब यहाँ से ये जो प्रोटीन है ये कहाँ जाएगी, आपको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर यहाँ क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर पाई जाती है सिस्टर्नी। किसकी सिस्टर्नी है ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स की सिस्टर्नी है, यानी कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स की सिस्टर्नी है। यहाँ से ये संयुक्त जो प्रोटीन है वो कहाँ चली जाएगी, सिस्टर्नी के अंदर चली जाएगी। अब सिस्टर्नी के अंदर ये ग्लूकोज आ गई है, कहाँ से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, यानी प्रोटीन का अणु यहाँ आ गया है, जिसके साथ क्या जुड़ा है, मेनोज और है, क्या जुड़ा है आपका एसिटाइल ग्लूकोएमीन। अब देखो इसके साथ क्या जुड़ जाता है, इसके साथ कुछ मेनोज जुड़ जाती है और कुछ और क्या जुड़ जाता है इसमें, फ्रक्टोज। मेनोज और फ्रक्टोज क्या हो जाती है, इसके साथ है संयोजित हो जाती है, और इस प्रकार से ये किसका निर्माण कर लेती है, यानी कि साथ में तो क्या इसमें, साथ में तो प्रोटीन है, प्रोटीन के साथ क्या है, प्रोटीन के साथ ग्लूकोज के अणु जुड़े हैं। तो इस प्रकार से बनी हुई संरचना को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन का सिंथेसिस का कार्य भी कौन करता है, ये आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स है करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा ग्लाइकोप्रोटीन का संश्लेषण होता है। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट बात करते हैं सिंथेसाइज ऑफ ग्लाइकोलिपिड। ये ऊपर की वाली तो बात थी सिंथेसाइज ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, लेकिन नेक्स्ट जो आपकी जो अणु बनता है वो है आपका ग्लाइकोलिपिड का। हमें पता है कि लिपिड जो होती है वो आपकी समूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनती है। समूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनी हुई लिपिड कहाँ जाएगी, ये आपके गोल्जी की सिस्टर्नी में जाएगी। कहाँ जाएगी, गोल्जी की सिस्टर्नी में जाएगी। गोल्जी की सिस्टर्नी में क्या होता है, एक ट्रांसफ्रेज नाम का एंजाइम पाया जाता है, ट्रांसफ्रेज नाम का एंजाइम पाया जाता है। तो ये क्या करेगा, ये जो ट्रांसफ्रेज जो एंजाइम है ये लिपिड का क्या करेगा, ट्रांसफ्रेज एंजाइम जो इसमें पाया जाता है ये लिपिड का क्या करेगा, ये लिपिड का आपका ग्लाइकोसाइडेशन कर देगा। क्या कर देगा, लिपिड का ग्लाइकोसाइडेशन, लिपिड का क्या करेगा, ग्लाइकोसाइडेशन। जब लिपिड का ग्लाइकोसाइडेशन होता है ट्रांसफ्रेज एंजाइम की सहायता से, तो जो बनता है वो क्या बनता है, वो आपको बनेगा ग्लाइकोलिपिड। तो इस प्रकार से ग्लाइकोलिपिड बनाने का कार्य भी किसका है, ग्लाइकोलिपिड बनाने का कार्य भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स का होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कार्य क्या है। नेक्स्ट कार्य इसका सिक्रेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का स्त्रावण करना,
स्त्रावण करना, यानी कि जो सिक्रेशन करना होता है, स्त्रावण करना होता है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का प्रमुख कार्य होता है। इसी का स्त्रावण करना गोल्जी कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, प्रमुख कार्य होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो प्रोटीन बनती है वो प्रोटीन आपकी सिंथेसाइज कहाँ होती है, प्रोटीन आपकी जो सिंथेसाइज होती है वो होती है राइबोसोम में। किस में होती है, राइबोसोम में। क्या बन गई, प्रोटीन। अब ये बनी हुई प्रोटीन कहाँ जाएगी, आपको पता है कि जो ये प्रोटीन होती है ये आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चली जाएगी। किस में चली जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये ER है तो ER में चली जाएगी। अब ER के टूटने से, ER के टूटने से क्या बनती है, ये आपकी गोल्जी की क्या बनती है, सिस्टर्नी बनती है। गोल्जी क्या बनती है, सिस्टर्नी बन जाती है। अब जब गोल्जी की सिस्टर्नी बनती है तो ये ER में उपस्थित आपकी जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन कहाँ चली जाती है, ये प्रोटीन आपकी इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स की सिस्टर्नी में चली जाती है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स की सिस्टर्नी में यहाँ आ जाती है। जब प्रोटीन ये यहाँ आती है तो यहाँ आने के बाद में इसका क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन यानी कि डिहाइड्रेशन का अर्थ होता है जल के अणु का निकलना। जब ये इसका डिहाइड्रेशन होता है तो यहाँ पर जो प्रोटीन थी आपकी, ये प्रोटीन क्या हो जाती है, ये प्रोटीन सांद्रित हो जाती है। क्या हो जाती है, सांद्रित हो जाती है। और ये जब सांद्रित प्रोटीन हो जाती है, इसका संघनन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये जो कणिका के रूप में बन जाती है। ये किसके रूप में बन जाती है, छोटी छोटी कणिकाओं के रूप में बन जाती है। इन कणिकाओं को क्या बोलते हैं, इन कणिकाओं को हम जाइमोजन ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जाइमोजन ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। यानी कि जाइमोजन ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है और ये जाइमोजन ग्रेन्यूल से क्या होती है, बाहर की ओर स्त्रावित होती रहती है, इसलिए हमें इसे क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स भी कहा जाता है या स्त्रावित कणिकाएं भी कहा जाता है। और ये जो स्त्रावित कणिकाएं होगी ये क्या है, ये आपका प्रोटीन है। अर्थात गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, प्रोटीन के स्त्रावण का भी क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रोटीन सिक्रेशंस के बाद प्रोटीन का स्त्रावण करता है तो भाई ये लिपिड ग्लाइकोलिपिड बना सकता है और ग्लाइकोप्रोटीन बना सकता है। और प्रोटीन का स्त्रावण कर रहा है तो लिपिड का भी स्त्रावण करेगा। तो ये क्या करेगा, सिक्रेशन ऑफ लिपिड, सिक्रेशन ऑफ लिपिड, यानी कि लिपिड का भी क्या करेगा, स्त्रावण करेगा। यानी कि लिपिड जो है ये आपकी समूह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनेगी और समूह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनने के बाद और इन सिस्टर्नी में जाएगी और सिस्टर्नी से क्या बनेंगे, सिस्टर्नी से बनेंगे, सिस्टर्नी से क्या बनेंगे, वेसिकल्स बनेंगे। क्या बनेंगे, वेसिकल्स। यानी कि सिस्टर्नी के टूटने से क्या बनेंगे, वेसिकल्स। और इन वेसिकल्स में क्या होगी, ये लिपिड होगी। तो ये लिपिड का स्त्रावण भी किसके द्वारा किया जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा लिपिड का स्त्रावण भी किया जाता है। अब देखिए हमने बात कर ली है, प्रोटीन स्त्रावण की बात कर ली है, लिपिड सिक्रेशन की बात कर ली है। ये दोनों प्रकार के अणु जो होते हैं ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा क्या किए जाते हैं, स्त्रावित किए जाते हैं। तो अब देखिए इनके बाद यदि हम इसका नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं तो इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या है, नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका नेक्स्ट फंक्शन इसका रहेगा वो आपका है रिन्यूअल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए स्टूडेंट्स कि ये आपका गोल्जी बॉडी है, ये गोल्जी बॉडी के द्वारा जो सिक्रेशन होता है इससे क्या बनते हैं, सेक्रेटरी वैक्यूल्स बनते हैं, सेक्रेटरी वेसिकल्स बनती है। और इनमें कुछ में तो क्या पाई जाएगी, कुछ सेक्रेटरी वेसिकल्स में तो क्या पाई जाएगी, लिपिड, और कुछ में क्या पाई जाएगी आपकी प्रोटीन। कुछ में तो पाई जाएगी लिपिड, कुछ में क्या जाएगी प्रोटीन। ये सेक्रेटरी वेसिकल्स बाहर की ओर ऊपर की ओर बढ़ते रहते हैं कोशिका के अंदर, और कोशिका के बाहर क्या है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, आपको पता है एंडोसाइटोसिस,
साइटोसिस और फेगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस की क्या करती है, क्रिया करती है। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंडोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस की क्रिया करती है तो ये कहीं कहीं पर क्या होती रहती है, टूटती रहती है। और आपको पता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है, सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन और क्या पाई जाती है, लिपिड ही पाई जाती है। और ये प्रोटीन और लिपिड स्केलेटरी वेसिकल्स के रूप में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पहुंचती रहती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या करती है, नवीनीकरण यानी कि नई परतें बनाती रहती है। तो रिन्यूअल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नवीनीकरण का कार्य भी जो होता है वो आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा क्या होता है, संपन्न होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शन देखिए इसका। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ ए लाइसोसोम, फॉर्मेशन ऑफ ए लाइसोसोम। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट आपको बता देता हूँ कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये लाइसोसोम का भी क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, इनकी निर्माण करता है। लेकिन इसके द्वारा बनने वाला जो आपका लाइसोसोम होगा वो लाइसोसोम कौन सा होगा, ये प्राइमरी लाइसोसोम होता है, यानी कि प्राथमिक लाइसोसोम में होता है। यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा बनने वाला लाइसोसोम कौन सा होगा, प्राइमरी लाइसोसोम। तो उससे पहले देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पर एक शब्द की और बात कर लेता हूँ। एक आपका शब्द है GERL रीजन। ये GERL रीजन का अर्थ क्या होता है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास ही ये एक रीजन पाया जाता है और इस रीजन पर क्या होता है, यहाँ पर इसका क्या होता है, यहाँ पर इसका एसिड फोस्फेटेज क्या होता है, एंजाइम में होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एसिड फोस्फेटेज क्या है, एक प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम है, यानी कि पाचक एंजाइम है, अर्थात ये चीज़ों को पचाने का कार्य करता है। और ये एंजाइम GERL क्षेत्र, GERL का अर्थ क्या है, G का अर्थ तो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ER का अर्थ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और अल का अर्थ क्या होता है, लाइसोसोम। यानी कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास एक ऐसा क्षेत्र पाया जाता है जहाँ पर लाइसोसोम भी पाए जाते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की सिस्टीन वगैरह भी है और नीचे की तरफ वहाँ पर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसका अर्थ क्या हो गया कि हमें पता है कि ये एसिड फोस्फेटेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में इस एंजाइम की मौजूदगी हमें ये बताती है कि इस प्रकार का एंजाइम ही लाइसोसोम में पाया जाता है। अर्थात लाइसोसोम की जो उत्पत्ति होती है वो किसके द्वारा होती है, इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा भी होती है। अर्थात लाइसोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा ही होता है। तो ये इसका नेक्स्ट फंक्शन था। अब आगे की फंक्शन की बात कर लेते हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या क्या कार्य कर सकता है। नेक्स्ट फंक्शन देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फंक्शन है इसका फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंट, यानी कि जो वर्ण कणिकाएं होती है उनका निर्माण करना। फॉर्मेशन ऑफ ए पिगमेंट, वर्ण कणिकाओं का निर्माण भी किसके द्वारा होता है, लाइसोसोम के द्वारा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा मेलानिन नाम की एक कणिकाएं होती है जो रंग के लिए उत्तरदायी होती है। ये मेलानिन कणिकाएं की मौजूदगी किस में देखी गई है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स में देखी गई है। अर्थात जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है तो कुछ प्रकार की वर्णक कणिकाओं का भी फॉर्मेशन करने का कार्य करता है। अब इसका नेक्स्ट अगर फंक्शन देखते हैं तो नेक्स्ट फंक्शन क्या देखिए, नेक्स्ट फंक्शन आपका इसका गोल्जी कॉम्प्लेक्स का रहेगा ये है एक्रोसोम फॉर्मेशन, एक्रोसोम का निर्माण, एक्रोसोम फॉर्मेशन यानी कि एक्रोसोम का निर्माण। अब एक्रोसोम का निर्माण ये कैसे करता है, एक्रोसोम क्या होता है स्टूडेंट, एक्रोसोम आपको कहाँ मिलेगा,
एक्रोसोम आपको मिलेंगे स्पर्म में। कहाँ मिलेंगे? स्पर्म में, यानी कि शुक्राणु में। शुक्राणु के ऊपर एक इस प्रकार की कैप पाई जाती है। इस कैप को ही हम क्या बोलते हैं? इसी हम बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। और इस कैप का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा होता है। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा इसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखिए स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमें पता है कि ये कोई सेल है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो स्पर्म होता है वो भी एक सेल ही होती है। यहाँ पर इसका क्या है? यहाँ पर इसका न्यूक्लियस है। क्या है इसका? न्यूक्लियस केंद्रक है। और केंद्रक के पास ही मैंने आपको बताया है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स है पाया जाता है। केंद्रक के पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें क्या होता है कि इस प्रकार से इसकी क्या पाई जाती है? छोटी छोटी कणिकाओं के रूप में इसके वेसिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? वेसिकल्स। और इस वेसिकल्स के चारों ओर इस प्रकार से क्या रहती है? इस वेसिकल्स के चारों ओर इस प्रकार से आपकी क्या पाई जाती है? सिस्टर्नी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सिस्टर्नी पाई जाती है। अब ये आपका क्या है? ये आपका न्यूक्लियस है और यहाँ पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। ये क्या पूरा? ये आपका है गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी। अब देखो, ये जो प्रारंभ में जो पाई जाने वाली वेसिकल्स है, ये वेसिकल्स क्या होगा? अब धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे ये वेसिकल्स जो होगी ये आपकी क्या हो जाएगी? कोटेड वेसिकल्स में रूपांतरित हो जाएगी, यानी कि आवृत वेसिकल्स के अंदर क्या हो जाएगी? रूपांतरित हो जाएगी। और इसके चारों ओर पाए जाने वाली जो आपकी सिस्टर्नीज है वो सिस्टर्नीज कैसी होती जाएगी? ये अनियमित होती जाएगी। इनका फैलाव कैसा होता जाएगा? अनियमित आकार का फैलाव होता जाएगा। ये आपका क्या है? ये आपका न्यूक्लियस है। ये आपका क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है। अब ये अनियमित फैलाव होता जाएगा और धीरे धीरे जो ये कोटेड वेसिकल्स, यानी कि जो ये आपकी वेसिकल्स थी, अब ये क्या होगी? कोटेड वैक्यूल्स में परिवर्तित होगी। किसमें परिवर्तित होगी? है कोटेड वैक्यूल्स में क्या हो गई है? चेंज हो गई है, यानी कि एक आवृत रिक्तिका के अंदर क्या हो गई है? परिवर्तित हो गई है। और आवृत रिक्तिका के अंदर जो परिवर्तित होने वाली ये जो आपका क्या था? आपकी ये जो वेसिकल थी ना, इस वेसिकल्स के अंदर विशिष्ट प्रकार का एलिमेंट था। क्या था? विशिष्ट प्रकार के एलिमेंट थे। ये एलिमेंट क्या था? ये एलिमेंट आपकी एक्रोसोमल कणिका के रूप में था, यानी कि एक्रोसोमल कणिका कहते हैं इस एलिमेंट को। अब जो इस प्रकार की जो आपकी कोटेड वैक्यूल बन जाती है और इसके चारों ओर अनियमित रूप से सिस्टर्नी पाई जाती है, इस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं प्रोएक्रोसोमल। क्या बोलते हैं? प्रोएक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोएक्रोसोमल कणिका कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्रोएक्रोसोमल कणिका का निर्माण हो जाता है। और प्रोएक्रोसोमल कणिका का निर्माण होने के बाद ये जो आपकी सिस्टर्नी है, ये सिस्टर्नी क्या होती जाती है? डीजनरेटेड होती जाती है। डीजनरेटेड जब सिस्टर्नी होती जाएगी तो ये कणिका भी क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। ये जो प्रोएक्रोसोमल कणिका जिसके चारों ओर वैक्यूल्स पाई जाती है, ये भी क्या हो जाएगी? इस प्रकार से बड़ी होती जाएगी। और जो आपकी सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी क्या होती जाएगी? सिस्टर्नी डीजनरेटेड होती जाएगी। सिस्टर्नी क्या हो रही है? डीजनरेटेड हो रही है। सिस्टर्नी डीजनरेटेड हो रही है और वैक्यूल्स क्या हो रही है? बड़ी होती जाती है। अब देखो, ये जो कणिका होगी ये इस जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर, न्यूक्लियस के ऊपर कैप के रूप में क्या हो जाएगी? फैल जाती है। ये जो कणिका है ये न्यूक्लियस के चारों ओर क्या हो जाती है? कैप के रूप में फैल जाती है। जब ये कैप के रूप में फैलेगी, यानी कि इस प्रकार से ये कैप के रूप में क्या हो जाती है?
कैप के रूप में फैल जाती है। इस प्रकार से जो ये कैप के रूप में फैली है ये आपकी क्या है, कणिका है। ये आपकी क्या है, कणिका है। और क्या फैल गई है, कैप के रूप में। एक्रोसोमल कणिका का फॉर्मेशन इस प्रकार किसके द्वारा होता है, एक्रोसोमल कणिका का फॉर्मेशन किसके द्वारा हुआ, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा होता है। यानी कि बाकी बचा हुआ जो गोल्जी है वो गोल्जी रेस्ट के रूप में बाहर निकल जाता है और पूरी कणिका के ऊपर एक कैप बन जाती है और इसी हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहा जाता है। अर्थात एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है, एक्रोसोम का निर्माण, एक्रोसोम का जो निर्माण होता है वो आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा भी होता है। अब नेक्स्ट फॉर्मेशन इसकी बात करते हैं तो वाटर बैलेंस की बात कर लेते हैं और कार्य बात कर लेते हैं तो क्या है, वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस देखिए स्टूडेंट्स, जो आपके प्रोटोजोन्स हैं, जो प्रोटोजोन्स हैं, प्रोटोजोन्स यानी जैसे एग्जांपल मान लीजिए अमीबा, अमीबा जो आपका है, अमीबा के अंदर क्या पाया जाता है कि अमीबा है ये आपका, ये अमीबा है। अमीबा के अंदर क्या पाया जाता है, अमीबा के अंदर जल संतुलन के लिए कोई कार्य नहीं होता है। अब देखिए अमीबा के अंदर क्या पाई जाती है, इस प्रकार की कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाई जाती है। इन्हें क्या बोलते हैं, संतुलन रिक्तिका कहते हैं। संतुलन रिक्तिका, सॉरी संकुचनशील रिक्तिका क्या बोलते हैं, संकुचनशील, संकुचनशील रिक्तिका। ये जो संकुचनशील रिक्तिका होती है ये रिक्तिका किसकी बनी होती है, ये रिक्तिका आपकी गोल्जी कॉम्प्लेक्स की ही बनी होती है। किसकी बनी होती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की ही बनी होती है। अर्थात गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, जल संतुलन का भी कार्य करता है। प्रोटोजोन्स के अंदर जो जल संतुलन होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल यानी कि संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा होता है और ये रिक्तिका फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा रिक्तिका का फॉर्मेशन किया जाता है और जल संतुलन का भी कार्य किया जाता है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो सबसे अंतिम कार्य है वो जल्दी से हम पूरा क्लियर कर लेते हैं। देखिए अंतिम इसका जो फंक्शन है वह क्या है। देखिए हमें पता है कि जो प्लांट जो सेल होती है, प्लांट सेल में क्या पाई जाती है, सबसे बाहर की ओर सेल वॉल पाई जाती है और ये सेल वॉल जो होती है आपकी पेक्टिन और किसकी बनी होती है, हेमोसेलुलोज की बनी होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, देखा गया है कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा, अब देखिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा, उससे पहले देखिए जो सेल डिवीज़न होती है, सेल डिवीज़न होने के बाद आज देखा गया है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स सेल के मध्य भाग में क्या आ जाती है, आ जाती है। जब ये सेल के मध्य भाग में आ जाती है तो क्या होता है कि ये जो मध्य भाग में आएगा ये आपके इसके क्या होंगे, सेक्रेटरी वेसिकल्स होंगे। सेक्रेटरी वेसिकल्स होंगे। ये सेक्रेटरी वेसिकल्स क्या होंगे, सेक्रेटरी वेसिकल्स जो होंगे ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होगी। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर किससे बनी होगी, ये पेक्टिन पाया जाता है और इसमें क्या पाया जाता है, हेमीसेलुलोज पाया जाता है। और पेक्टिन और हेमीसेलुलोज के ये पाउच क्या होंगे, इस सेंट्रल पार्ट पर क्या आ जाएंगे, सेंट्रल पार्ट पे आ जाएंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, एक जमाव पैदा कर देंगे जिसके कारण पेक्टिन और हेमीसेलुलोज की एक पट्टिका बन जाएगी और ये पट्टिका के कारण क्या होता है, तो सेल वॉल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये तो थे आपके फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स।